નાણાવટી રે સાજન તૈયાર થાવા જાય, એ તો શેરવાની પહેરશે ની. महाराष्ट्र में बीजेपी की बम्पर जीत से सभी हैरान हैं। बीजेपी कुल 149 सीटों पर चुनाव लड़ी और करीब 128 सीटों पर जीत रही है, यानी स्ट्राइक रेट करीब 86% रहा। इसी के साथ महाराष्ट्र में बीजेपी का अश्वमेध यज्ञ पूरा हो गया है। 1990 में बाल ठाकरे की शिवसेना के साथ छोटे भाई की हैसियत से 42 सीटें जीतने वाली बीजेपी अकेले बहुमत के करीब पहुंच गई है। ये ऐतिहासिक सफलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हैरान हैं, इतनी बड़ी कामयाबी कैसे हासिल हुई। लोकसभा चुनाव में 3 महीने पहले ही जिस तरह से बीजेपी और एनडीए गठबंधन बुरी तरह हारा था, उसके 3 महीने बाद ही इतनी बड़ी जीत, क्या कारण है इस जीत का? हालांकि विपक्ष बार बार, खासतौर से शिवसेना, इसको गलत तरीके से हासिल की गई जीत बता रही है, ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी बता रही है, लेकिन इसके बड़े कारण जमीन पर जाकर तलाशते हैं तो आपको पता लगेगा। 5 महीने पहले लोकसभा चुनाव के नतीजे देखकर इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव को अगर विधानसभा वार अगर बदलें तो कांग्रेस ने तब 63 सीटें जीती थी, जो अब महज 20 सीटों पर सिमट गई है, यानी 1/3 का नुकसान हुआ है। 5 महीने पहले बीजेपी जो लोकसभा चुनाव के हिसाब से 79 सीटों पर आगे थी, जो करीब 128 सीटों पर पहुंच गई है, यानी कांग्रेस की 2/3 सीटें घटी है। और एनसीपी अजीत गुट की, जिसमें बार बार अजीत पवार पर जो है आरोप लग रहे थे कि उन पर करप्शन किया है और उनको ईडी सीबीआई के दम के कारण वो जो है बीजेपी में शामिल हुए, उनकी सीटें 6 गुने बढ़ गई हैं। बीजेपी ने किससे ज्यादा सीटें छीनी? अगर ये देखें तो कांग्रेस से बीजेपी ने 25 सीटें छीन ली हैं महाराष्ट्र में, और उद्धव गुट से 16 सीटें छीनी है, और शरद पवार गुट से 11 सीटें छीनी है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और सबसे बड़ी कामयाबी कहां मिली? महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा रीजन में फायदा हुआ है। अगर रीजन वार बात करें तो मुंबई के रीजन में कुल 36 सीटें आती हैं, जिसमें से 2024 का जो लोकसभा चुनाव था वहां महायुति, जिसमें बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी शामिल है, उसमें उनको 16 सीटों पर बढ़त मिली थी महाराष्ट्र मुंबई की 36 सीटों में से। और 2024 के विधानसभा चुनाव में जो करीब 23 सीटों पर वो आगे है, यानी 7 सीटों का सीधा फायदा हुआ है। विदर्भा की बात करें, जो नागपुर का इलाका आता है, वहां कुल 62 सीटें पड़ती हैं। लोकसभा चुनाव में केवल 19 सीटों पर यह गठबंधन आगे था, इस बार 47 सीटों पर आगे है और 28 सीटों का बड़ा फायदा हुआ है। कोंकण के 5 जिलों में करीब 39 सीटें हैं, जहां लोकसभा चुनाव के दौरान केवल 27 सीटों पर आगे थी, 33 पे आगे, 6 सीटों का फायदा। मराठवाड़ा, जहां मराठा आंदोलन चल रहा है, वहां के 8 जिलों में 46 सीटें हैं, जिसमें लोकसभा चुनाव के दौरान केवल 11 सीटों में बढ़त मिली, इस बार 35 सीटों पर 24 सीटों का भारी भरकम फायदा हुआ है। पश्चिम महाराष्ट्र की बात करें, जहां 5 जिले आते हैं, वहां के 58 सीटों में से लोकसभा चुनाव के दौरान 23 मिले थे, इस बार 42 सीटों पर फायदा हुआ है, यानी 19 सीटें बढ़ गई हैं। उत्तरी महाराष्ट्र के 5 जिलों की बात करें, जिसमें 47 सीटें आती हैं, उसमें लोकसभा चुनाव के दौरान 29 थी, जो इस बार 38 हो गई हैं। 9 सीटों का बड़ा फायदा मिला है। पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो 36 जिलों की 218 सीटों में से महायुति गठबंधन लोकसभा चुनाव के दौरान केवल 125 सीटों पर बढ़त बना पाया था, इस बार 218 है। भारी भरकम 2/3 बहुमत, करीब 93 सीटों की बढ़त हासिल की है महायुति ने। सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को विदर्भा रीजन में हुआ है। मुंबई के इलाकों में मुंबई शहर और मुंबई उपनगर जिले हैं, इन 2 जिलों में 36 विधानसभा सीटें हैं। ये क्षेत्र पूरी तरह से शहरी हैं। देश की फाइनेंशियल कैपिटल, हिंदुत्व, मराठा अस्मिता की राजनीति करने वाली शिवसेना यहाँ पर बढ़ी और आगे बढ़ी। इस बार क्या हुआ? इस चुनाव में यहाँ बीजेपी 16 सीटों पर और शिवसेना शिंदे गुट 7 सीटों पर आगे है। एनसीपी अजीत गुट यहाँ खाता नहीं खोल पाया है, लेकिन जो नुकसान उद्धव ठाकरे को हुआ है वो बेजोड़ है। कहा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे की राजनीति बुरी तरह से बर्बाद हो गई है। उद्धव ठाकरे जो पहली बार बीजेपी से हटकर कांग्रेस के साथ जाकर चुनाव लड़े, उनका इतना बुरा हाल हुआ है। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके
मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। यानी जनता ने नहीं माना कि वो कांग्रेस के साथ मिलकर राजनीति करें। जो शिवसेना जो है, उद्धव बाल ठाकरे की शिवसेना थी, उसने जिस तरह से कांग्रेस और शरद पवार के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे जी ने स्ट्रेटजी बनाई, वो बिल्कुल वहां के लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान उनको सहानुभूति का लाभ जरूर मिला था। मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माई शॉप। अलग हो जाएंगे, हाँ? अलग हो जाएंगे उनसे। अलग नहीं चाहिए। शिवसेना चुनाव नहीं लड़ेगी। जाओ, कहां जाएंगे लोग, कहां? विदर्भा की बात करें तो 11 जिलों की 62 विधानसभा सीटें हैं। इलाका सूखे और पिछड़ेपन की मार झेलता है। महाराष्ट्र में होने वाले किसान आत्महत्या के आधे मामले यही होते हैं। बीजेपी और संघ का गढ़ है। नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस, सुधीर मुनगंटीवार जैसे बीजेपी के कद्दावर नेता यहीं से आते हैं। इस बार क्या हुआ? इस चुनाव में यहाँ बीजेपी ने एक तरफा बढ़त बनाई है। 36 सीटें जीतती नजर आ रही है। 6 सीटों पर शिवसेना शिंदे गुट और 5 सीटों पर एनसीपी अजीत पवार आगे है। कोंकण का इलाका जो मुंबई सटा हुआ है, गोवा के सटा हुआ इलाका है। इस इलाके में ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों की कुल 39 सीटें आती है। समुद्र से लगे होने की वजह से इसे कोस्टल रीजन कहा जाता है। ये इलाका अधिकांश शहरी है, जहां फैक्ट्री और इंडस्ट्री में काम करने वाले अधिकांश लोग बाहर से आके बसे हुए प्रवासी हैं। बीजेपी ने 15, शिवसेना शिंदे गुट ने 16 और एनसीपी अजीत पवार ने 2 सीटें जीती हैं। मराठवाड़ा की बात करें, बार बार आप सुन रहे होंगे मराठवाड़ा में जो है मराठा आंदोलन चल रहा है। मराठा आंदोलन, वहां पर ओबीसी समुदाय के खिलाफ जो है एक तरह से माहौल बना हुआ है। वहां के औरंगाबाद, बीड, जालना, उस्मानाबाद, नांदेड़, लातूर, परभणी और हिंगोली जिले की 46 विधानसभा सीटें आती हैं। सूखे से जूझने वाले इस इलाके में महाराष्ट्र की 1/3 आबादी मराठा रहती है। यहाँ दलित राजनीति भी हावी है। चुनाव में यहाँ आरक्षण, पानी और विकास 3 बड़े मुद्दे उठे थे। इस बार क्या हुआ है? बीजेपी ने 17 सीटों पर बढ़त बनाई है। 11 सीटों पर शिवसेना शिंदे गुट और 7 सीटों पर एनसीपी अजीत पवार जीता है। पश्चिम महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। 5 जिले हैं, 58 विधानसभा सीटें हैं। इसमें पुणे, सांगली, सतारा, सोलापुर और कोल्हापुर शामिल हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर जैसे शुगर फैक्ट्री, क्रेडिट सोसाइटी और बैंक की मजबूत पकड़ है। आर्थिक तौर पर उन्नत पश्चिम महाराष्ट्र में ऑटोमोबाइल और आईटी इंडस्ट्री भी है। पवार परिवार की पकड़ मजबूत है और ज्यादातर विधायक एनसीपी के जीतते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ? बीजेपी ने 23 सीटों पर बढ़त बना ली। 7 सीटों पर शिवसेना शिंदे गुट और 12 सीटों पर एनसीपी अजीत आगे निकले। उत्तर महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। अहमदनगर, धुले, जलगांव, नंदुरबार, नासिक जिले हैं। इन 5 जिलों में 47 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ अंगूर, केला, प्याज की खेती होती है। इस इलाके में अनुसूचित जनजातियां यानी एसटी समुदाय जो है किंग मेकर माना जाता है। इस बार यहाँ बीजेपी ने 20, शिवसेना शिंदे गुट ने 9 और एनसीपी अजीत पवार ने 9 सीटों पर बढ़त बनाई है। महाराष्ट्र में एनडीए को जो 2/3 से ऊपर आया है, ये दिखा रहा है कि बड़बोलापन में उद्धव ठाकरे को तो संजय राउत खा गए और उद्धव ठाकरे को नकार दिया महाराष्ट्र की जनता की असली शिवसेना कौन है। पवार को भी नकार दिया। आज बीजेपी का स्ट्राइक रेट लगभग 87-88% गया है। दोस्तों समझ लीजिए कौन से वो 5 बड़े कारण हैं जिनकी वजह से इस बार महायुति को इतनी बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सबसे बड़ा जो बम्पर योगदान है वो माझी लाड़की बहन योजना है, जिसमें महिलाओं को सीधे कैश देने के वादा किया गया था और पिछली सरकार को दे भी रही थी। महायुति की शिंदे सरकार ने जून 2024 में माझी लाड़की बहन योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत 2.5 लाख रुपए से कम सालाना कमाई करने वाले परिवार की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जा रहे थे। जुलाई से अक्टूबर तक करीब 2 करोड़ 34 लाख महिलाओं को इसका फायदा हुआ, जो राज्य की कुल महिला वोटर्स का लगभग आधा है। चुनाव के दौरान सीएम शिंदे ने वादा किया, अगर महायुति सत्ता में आती है तो योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए कर दिए जाएंगे। कई लोगों ने इसे सराहा और ये माना जा रहा है कि योजना बहुत काम करी है। महायुति को उम्मीद थी कि लाड़की बहन योजना से महिलाओं को वोट हासिल करने में मदद मिलेगी। ऐसी योजना मध्य प्रदेश में आपको याद होगा बीजेपी के लिए कारगर साबित हुई थी। शिवराज सिंह चौहान लगातार घूम घूम कर उसने इसका प्रचार करते थे और वहां बम्पर वोट बीजेपी को मिला था।
तो बता रहे हैं कि महिला वोटर्स चुनाव में किंग मेकर का रोल निभा रही हैं। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना को कॉपी करके महायुति ने महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना लॉन्च की है। इसमें टाइम टू टाइम महिलाओं को पैसा मिलेगा। इस योजना से महिला वोटर्स को महायुति को लामबंद हुई। हालांकि विपक्ष ने वादा किया था, लेकिन जिन महिलाओं को पैसा अकाउंट में मिल रहा है, जाहिर तौर पर जहां से आ रहा है उनको वो समझ में आता है, वादा समझ में नहीं आता। दूसरा बड़ा कारण है, संघ जो है इस बार जमीन पे उतरा। 5 जगह जगह बैठकें की हैं, बीजेपी के लिए वोट मांगे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान कई बार ऐसी खबरें आई कि बीजेपी और संघ के रिश्ते बिगड़ गए हैं। नतीजे में बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई थी। इस नतीजे को संघ बीजेपी के बिगड़े हुए संबंधों से जोड़कर देखा गया था। इसके बाद हरियाणा के चुनाव में संघ जमीन पर उतरा। बीजेपी ने 48 सीट पर जीत हासिल कर हैट्रिक मारी। महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए वोट मांगने के लिए संघ जमीन पर उतरा और मोहन भागवत जी ने अभी जब नतीजे आए हैं तो पहले देवेंद्र फडणवीस को फोन करके बधाई दी है। यानी कहीं ना कहीं संघ पीछे खड़ा था उनके। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जब वोट देने नहीं निकला था, उसे संघ इस बार बूथ तक लेकर आया। संघ के कार्यकर्ता करीब 60,000 कार्यकर्ता ग्राउंड पर उतरे। 12,000 छोटी बड़ी बैठकें की। सोसाइटियों के अंदर संघ कार्यकर्ताओं ने अपनी कुर्सी टेबलें लगाई। संघ ने उन सीटों पर फोकस किया जहां बीजेपी को जितना तय माना जा रहा था। संघ जिस साइलेंट वर्कर की भूमिका के लिए जाना जाता है, वो इस चुनाव में पूरी तरह देखने को मिला। संघ ने बीजेपी के लिए हर तरह से वोट मांगे, जो नतीजों में साफ दिखाई दे रहा है। तीसरा बड़ा कारण है, महाविकास अघाड़ी लोगों को समझाने में पिछड़ गई। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया अलायंस ने संविधान और आरक्षण को मुद्दा बनाया, जो उनके फायदे में रहा। बीजेपी 240 पर सिमट गई और कांग्रेस को बढ़त के साथ 99 सीटें हासिल हुई। लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस एमवी अलायंस नैरेटिव बनाने में पिछड़ता दिखाई दिया। इस बार चुनाव की शुरुआत में कांग्रेस ने संविधान को मुद्दा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ये मुद्दा विधानसभा चुनाव में उस तरह का माहौल नहीं बना पाया जैसा लोकसभा चुनाव में चला था। कांग्रेस को समझना चाहिए कि एक मुद्दा एक ही बार चलता है। हालांकि सोयाबीन, कपास, किसान और महंगाई का मुद्दा भी कांग्रेस ने उठाया था। इसका फायदा विदर्भ और कुछ अन्य सीटों पर उसको मिला भी है। एमवीए न तो कोई नैरेटिव खड़ा कर पाया और न ही कोई मुद्दा उठा पाया। पूरे चुनाव में गद्दारी गद्दारी का नारा लगाते रहे, जो जनता के गले नहीं उतरा। चौथा बड़ा कारण है, मराठा के बजाय बीजेपी ने छोटी छोटी जातियों को साधने की कोशिश की। बीजेपी ने प्याज के निर्यात पर शुल्क घटाने से लेकर बंजारा विरासत म्यूजियम बनाने तक के दांव चले। गोपीनाथ मुंडे और प्रमोद महाजन के दौर में एक समीकरण बनाया था बीजेपी ने, जिसको माधव फार्मूला कहते हैं। माधव फार्मूला जो जातिगत फार्मूला महाराष्ट्र का है, उसमें माधव यानी माली, धनगर और बंजारी समुदाय आते हैं। ये तीनों ही समुदाय ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। बीजेपी ने इस चुनाव में मराठा से हटकर ओबीसी को साधने की कोशिश की। आपको याद होगा, हरियाणा में भी बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को ओबीसी चेहरे के तौर पर उतारा था, जबकि वहां पर जाट वोट ज्यादा है। वही काम महाराष्ट्र में किया। मराठों के बजाय उन्होंने ओबीसी को साधने की कोशिश की। वहां पर ओबीसी और मराठों के बीच में कहीं न कहीं इस समय जो है मतभेद बने हुए हैं। बीजेपी ने विदर्भ में तेली कैडेट को चुनाव मैदान में उतारा। वहां तेली समाज के करीब 6% वोट है। इसी तरह कुनबी, कोमटी, हलबा जैसी छोटी छोटी जातियों को साधने में कामयाबी हासिल की। इसके अलावा दलित वोट को एकजुट किया, जिसका फायदा बीजेपी को मिला। जब मराठा आंदोलन खत्म हो गया और मनोज जरांगे पाटिल एक्सपोज हो गया, ओबीसी में एकजुटता बढ़ी है। 2019 में दलित और मुस्लिम वोट एक मुश्त एक और पड़ा था, वैसा इस बार नहीं हुआ है। इसका फायदा भी महायुति को मिला है, ये कहना है सियासी जानकारों का। अब एक आखिरी कारण और बताते हैं आपको, जो ज्यादा वोटिंग हुई है उसका ही बड़ा फायदा बीजेपी के गठबंधन महायुति को हुआ है। 2019 के विधानसभा चुनाव में करीब 61.1% वोटिंग हुई थी, जो इस बार बढ़ गई है। इस बार के विधानसभा चुनाव में करीब 66% वोटिंग हुई है। वोटिंग को बढ़ाने के लिए बीजेपी समेत महायुति अलायंस ने काफी जोर लगाया। संघ के लोग उतरे, जैसा हमने बताया है, और जो लोग बीजेपी के समर्थक पिछली बार नहीं निकले थे, इस बार आए और बम्पर वोट किया उन्होंने। बीजेपी, शिवसेना, शिंदे और एनसीपी अजीत ने सामूहिक प्रयास कर वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया, जिसका फायदा उनको मिला है। लोकसभा चुनाव के दौरान महायुति को केवल 1.5% वोट के अंतर से शिकस्त मिली थी। इस अंतर को महायुति ने इस बार पाटा और ज्यादा वोट हासिल किए। अब बड़ा सवाल यहाँ ये है कि देश की राजनीति कैसे बदलेगी। शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है, वो क्या करेगी। एक तरह से जनता ने मोहर लगा ली है। बाला साहब ठाकरे का असली वारिस एकनाथ शिंदे हैं। सीएम बने और दोबारा सरकार में एक बार बना के आ रहे हैं। भले वो सीएम बनते हैं कि नहीं बनते हैं, क्योंकि फडणवीस जो है बड़े दावेदार है। इससे पहले फडणवीस सीएम रह चुके हैं, बाद में उनको डिप्टी सीएम बनना पड़ा। लेकिन इस बार चूंकि बीजेपी बहुमत से आ रही है और शिंदे गुट की उसको जरूरत भी नहीं है, अजीत पवार के समर्थन से या बाकी जगह से वो अपने वोट का जुगाड़ कर सकते हैं, तो किसी दबाव नहीं है, तो देवेंद्र फडणवीस सीएम बनने जा रहे हैं। तो इस तरह से जो है शरद पवार जो है वो एक बहुत आखिरी चुनाव था उनका, एक तरह से जो उम्र के जिस मोड़ पर शरद पवार जी हैं, वहां से जो है अब
उनको वापस कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा उनकी पार्टी को, और धीरे धीरे शरद पवार की पार्टी एक तरह से जो है अजीत पवार की पार्टी बन जाएगी। था इसके बारे में आपको क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए।